नमस्कार छात्रों। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के इवोल्यूशन में आज हम जैव विकास के प्रमाण का अध्ययन करेंगे। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इस अध्याय के अंतर्गत एडेप्टिव रेडिएशन एंड इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस की स्टडी करेंगे, जिसे हम कहेंगे अनुकूलनी विकिरण तथा विकासशील अपसरण। दूसरा हम अध्ययन करेंगे अनुकूलनी अभिसरण या विकासकीय अभिसरण। इन दो बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। पहले टॉपिक को अपन कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन और इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। एडेप्टिव रेडिएशन और इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस को हम हिंदी में कहते हैं अनुकूलनी विकिरण तथा विकासशील अपसरण। जब एक ही मूल पूर्वज की संतानें नए नए आवासों में पहुंचती है तो उनकी संरचना उस वातावरण के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है, जिससे नई जातियों का विकास होता है। विकास के इसी प्रक्रम को अनुकूलनी विकिरण या एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अनुकूलनी विकिरण के विभिन्न उदाहरण जैव विकास की क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहला है स्तनधारियों में अनुकूलनी विकिरण, एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स। आधुनिक स्तनधारियों की पूर्वज परंपरा के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि सभी स्तनधारियों का विकास एक ही मूल पूर्वज से हुआ है। यह मूल पूर्वज कीटभक्षी था, पंचांगुली पाद था, मतलब इसके पैरों में 5-5 उंगलियां थी और ये पाद छोटे छोटे थे, और इससे विकसित होकर स्तनियों का कई दिशाओं में विकास हुआ। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। अब हमने कहा कि छोटा पंचांगुली पाद वाला एक स्तनी हमारे पास है। ये एक स्तनी है जो वॉकिंग था, चलता था, छोटा स्तनी है, 5-5 उंगलियां इसके पैर में है और ये इंसेक्टिवोरस है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी जंतु में एडेप्टिव रेडिएशन हुआ और एडेप्टिव रेडिएशन के फलस्वरूप मैमल्स के इतने भिन्न भिन्न प्रकारों का जातियों का उद्गम हुआ। यहाँ से स्टार्ट करें हम तो रनिंग हर्बीवोर में कौन आया? डियर आया। स्विमिंग में सील आई। लिपिंग में कैंगरू आया। आर्बोरियल क्लाइंबिंग में गिलहरी आई, स्क्विरल। फ्लाइंग में बैट आई। आर्बोरियल ग्लाइडिंग में फ्लाइंग स्क्विरल आई। आर्बोरियल हैंगिंग में स्लॉथ आया। वॉकिंग में एलिफेंट आया। फोसोरियल या बर्रोइंग में मोल आया। और रनिंग में कौन आया? चीता आया। रनिंग में चीता। तो एक ही स्तनी जो छोटे आकार का इंसेक्टिवोर था, उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विभिन्न प्रकार के स्तनियों का विकास हुआ। यही एडेप्टिव रेडिएशन का उदाहरण है। यानी जिनका मूल पूर्वज तो एक है और उसका विभिन्न दिशाओं में विकास होने से अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। इसी बात को टेक्स्ट में बताया गया है। टेक्स्ट में ये कहता है, हमारे पास जो मैमल्स बने हैं ऊपर, इनमें कर्सोरियल है, आर्बोरियल है, एरियल है, एक्वेटिक है और फोसोरियल है। कुत्ते और मृग का एग्जाम्पल कर्सोरियल के अंतर्गत आता है, जो तेजी से दौड़ने के लिए अनुकूलित है। गिलहरी और प्राइमेट जो होते हैं वो वृक्षवासी है। उड़न की क्षमता वाले चमगादड़ है, जिनमें वायवीय स्तनधारी है, उसमें कहते हैं।
समुद्री व्हेल जल में तैरने के लिए जलीय स्तनधारी है। मोल, श्रूज, बेजर्स सारे खननी प्राणी हैं, कीचड़ में बिल बनाकर रहते हैं और उसके पाद जो होते हैं मिट्टी को खोदने में समर्थ होते हैं। ये सभी उदाहरण स्तनधारी वर्ग के सभी प्राणी भिन्न भिन्न पर्यावरणों में रहने के कारण भिन्न भिन्न उनके पर्यावरणों के अनुसार अनुकूलित होकर अलग अलग प्रकारों में रूपांतरित हो गए हैं। यही एडिप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। एडिप्टिव रेडिएशन में दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं डार्विन फिंचेस का अनुकूलनी विकिरण। किनको? एडेप्टिव रेडिएशन इन डार्विन फिंचेस। दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर के पश्चिम से लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर गालापागोस द्वीपमाला है। इस गालापागोस द्वीपमाला पर निवास करने वाले पक्षी जो है फिंच नामक पक्षी समूह बताते हैं। इन फिंचों में भी एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, अपसारी विकास हुआ और इसकी 13 भिन्न भिन्न जातियां गैलापागोस द्वीप समूह पर पाई जाती हैं। इन पक्षियों की चोंच सुदृढ़ और सक्वाकार होती है और ये बीजों को कुतर कुतर कर खाती है, किंतु पोषण स्वभाव में विविधता के अनुसार इसकी चोंच के आकार और आकृति में बहुत अंतर देखने को मिलता है। अनशन स्वभाव के अनुसार भौतिक फिंचों की जो है अलग अलग 6 संवर्गों में बांटा जा सकता है। इसको हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। यह डायग्राम हमारे पास है। पिचो चश्मा चाहिए। ये डार्विन की फिंचेज में दिखाई गई है। कितना डायग्राम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हर एक डायग्राम की जो चोंच है वो उसके भोजन के स्वभाव के अनुसार रूपांतरित हो गई है। यहाँ से हम चालू करते हैं तो ये ग्राउंड फिंच है। सबसे पहले लार्ज ग्राउंड फिंच, मीडियम ग्राउंड फिंच और स्मॉल ग्राउंड फिंच। ये सारी किस कौन सी फिंच है? GROUND ग्राउंड फिंचेज है इनकी चोंच। फिर कैक्टस फिंच है, ये दोनों लार्ज कैक्टस फिंच और कैक्टस फिंच, ये 1 और 2 ये हो गए हमारे पास CACTUS कैक्टस फिंच। कैक्टस फिंच के बाद में इधर यदि हम देखें तो ये बिग्ड ग्राउंड फिंच है। वापस ग्राउंड फिंच आ गई, फिंच आ गई। ये कुकू आइसलैंड फिंच है, वार्बलर फिंच, मैंग्रोव फिंच, वुडपेकर फिंच, स्मॉल ट्री फिंच, मीडियम ट्री फिंच और लार्जर ट्री फिंच और वेजिटेरियन फिंच। ये 3 कौन सी है? ट्री फिंचेज है। 3 ट्री फिंचेज है। ये वेजिटेरियन फिंच है और ये मैंग्रोव फिंच है। इधर ये मैंग्रोव है और ये क्या सी है? वार्बलर है। और यहाँ जो है कुकूज इंग्लैंड फिंच है और शार्प फिंच है। तो ये फिंचों की भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं। इनमें जो 6 प्रमुख प्रजातियां उनका वर्णन टेक्स्ट में किया गया है। टेक्स्ट में किए गए वर्णन के अनुसार यदि हम देखें तो हमारे पास जियोस्पीजा की एक ग्राउंड फिंच है, कैक्टस की ग्राउंड फिंच है, वेजिटेरियन ट्री फिंच है, इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच है, वुडपेकर फिंच है और वार्बलर फिंचेज है। ये 6 प्रमुख ग्रुप इन ग्रुपों में दिखते हैं। जब से पहली जो जियोस्पीजा वंश की जो ग्राउंड फिंच है, इसकी चोंच की संरचना में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है और ये केवल बीज को खाती है, लेकिन चोंच का आकार उसके द्वारा खाए जाने वाले बीज के आकार पर निर्भर करता है। दूसरी फिंच हमारे पास आती है कैक्टस फिंच, और कैक्टस की फिंच जो होती है लंबी और डी कर्व्ड होती है। ये इसकी जीभा भी विपाटित होती है भागों में। ये मधु की खोज में प्रिकली स्पीयर जो
कैक्टस होता है उस प्रैक्टली पियर कैक्टस के फूलों पर आकर कैक्टस के कोमल गुदे का सेवन करती है। इसी तरह से शाकाहारी वृक्षवासी जो फिंच होती है, वेजिटेरियन ट्री फिंच, ये चोंच की भांति छोटी, मोटी और मुड़ी हुई होती है। यह कलिका और पत्तियों तथा फलों को खाती है। इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच जो होती है शाकाहारी फिंच के समान होती है, लेकिन ये बीटल्स और कीटों को खाती है। जो वुड पैकर फिंच होती है उसकी चोंच सुदृढ़, सीधी और लंबी होती है। ये कीट भक्षी भी होते हैं, लेकिन ये पेड़ की छाल को बेध करके कीटों की खोज करते हैं। वार्बलर फिंच, इसकी चोंच वार्बलर के समान पतली किंतु स्वभाव में कीट भक्षी होती है। अब महत्व क्या है एडेप्टिव रेडिएशन का, उसकी बात कर लेते हैं। अनुकूलनी विकिरण या अपसारी विकास के उदाहरणों से विभिन्न जातियों के विकास क्रम पर प्रकाश पड़ता है। इसी को हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन एंड इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है एडेप्टिव कन्वर्जेंस एंड इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। इसके अंतर्गत देखेंगे, ऊपर तो हमने जब देखा है एक ही समान पूर्वज से जब अलग अलग पर्यावरण बना तो अलग अलग जातियों का विकास हुआ, लेकिन जब हमने पर्यावरण समान कर दिया तो संरचनाओं में कैसी समानता आ गई, उसको हम कहेंगे एडेप्टिव कन्वर्जेंस या इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस। जब एक ही वातावरण या समान वातावरण में रहने के कारण भिन्न भिन्न वर्गों के जीवों में समान लक्षणों वाली संरचनाओं का विकास होता है तो इसे इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस कहते हैं। इसके फलस्वरूप रचनात्मक रूप से जीवों में बाहरी समानताएं विकसित हो जाती हैं। इस विवरण से ये अर्थ स्पष्ट हुआ कि जब जीव समान वातावरण में रहता है तो समान लक्षणों की उपार्जित हो जाती है और इसे ही पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास कीटों में से ले सकते हैं। कीटों में उड़ने के लिए पंख, सरीसृपों और पक्षियों में उड़ने के लिए और स्तनधारियों में पंख पाए जाते हैं। काम क्या है, वातावरण क्या है, इनके वातावरण की आवश्यकता, इनको उड़ाना है और उड़ाने के लिए तीन अलग अलग वर्ग है। कीट में भी पिंक्स, कीट में भी पंख बन गए, कीट में इंसेक्ट हो गए, बर्ड के पंख हो गए और स्त्रियों में भी तीन अलग अलग वर्ग है, कीट वर्ग, पक्षी वर्ग और स्त्री वर्ग। तीनों में विंग्स हो गए। क्यों कि आवश्यकता समान है, आवश्यकता उड़ना है, पर्यावरण में उड़ना है, इसलिए इस इवोल्यूशन को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब आगे ये बात करता है, ठीक इसी तरह से वातावरण एक्वेटिक है तो काम क्या है, तैरना। तो तैरने के लिए जो उपास्थिल मछलियां हैं, अस्थिल मछलियां हैं, इक्तियोसोरस है या जो विलुप्त हो गए जलीय सरीसृप है, डॉल्फिन्स है, पोर्पोइज है, जो लिए स्तनधारी है, इन सभी में जो फ्लिपर्स में रूपांतरित हो गए हाथ और पैर, इसको भी हम देख सकते हैं। ये जंतु है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल साइड फिश का है जिसमें फिन्स पाए जाते हैं। डॉल्फिन एक मैमल्स है लेकिन फिन्स के जैसे इसके अग्रपाद और पश्चपाद रूपांतरित हो गए। इक्तियोसॉरस में भी फिन्स आ गए और पफिन एक बर्ड है जिसमें भी फ्लिपर्स के रूप में ये तैरने के लिए अनुकूलित हो गए। तो समान पर्यावरण के समान आवश्यकता के कारण फ्लिपर्स की जो उपस्थिति भिन्न भिन्न वर्गों में है, ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब बाहरी आकृति के समान दृष्टिगत होने पर भी शारीरिक संरचना में एक दूसरे से बहुत भिन्न होती है। बिलों में रहने वाले मोल्स है, गोफर क्लास है, मैया के भिन्न भिन्न वर्गों के सदस्य है, किंतु फिर भी इनके अग्रपाद समान रूप से मिट्टी को खोदने के लिए अनुकूलित होते हैं। उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे। हमारे पास बरोअर्स है, प्लेसेंटल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की इसने कल्पना कर रखी है। मोल्स और मार्सुपियल मोल्स क्या बरोइंग है। एंटिंटर जो है ये इंसेक्टिवोर्स है दोनों। माउस और मार्सुपियल माउस, क्लाइमर लीमर और स्पॉटिस कुसकुस, ग्लाइडर फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग फ्लेंजर्स,
ओशियोलैट और तस्मानियन कैट, वुल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ, ये सभी क्या है भाई, ये सभी इसके कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडेप्टिव कन्वर्जेंस इन इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। अब महत्व आ जाते हैं। अभिसारी विकास के फलस्वरूप विभिन्न वर्गों के जीवों में एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक्स का विकास होता है। इससे स्पष्ट होता है कि विकास के फलस्वरूप जीवों में समान बाहरी लक्षण विकसित हो जाते हैं। आज का अध्याय हमारा लगभग समाप्त होने आया है। अब हम देख लेते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडेप्टिव रेडिएशन, एक्सप्लेन इट विथ सूटेबल एग्जांपल्स। अनुकूलनी विकिरण से आप क्या समझते हैं? अनुकूलनी विकिरण को उचित उदाहरणों के साथ में व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन एन एसे ऑन द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अनुकूलनी अभिसरण पर एक लेख लिखिए। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके आप भेज सकते हैं। Thank you for watching this video. Have a good day, my dear students.